प्रिय मित्रों, एक लंबा समय हो गया जब हम लोग एक दूसरे से मिले थे। कुछ कतिपय बाधाएं थी। उन बाधाओं के निराकरण के बाद मैं अब आपके बीच में न जाने के लिए उपस्थित हो रहा हूं। आज हम आपके बीच में एक ऐसे पॉइंट पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आपकी आधारशिला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि वह टॉपिक कौन है। तो मित्रों, हमारे बीच में वो टॉपिक है कि भारतीय इतिहास के पन्नों में जब हम पढ़ते हैं तो कभी गिल्ड्स आता है, तो कभी मुद्राएं आती हैं, कभी ट्रेड प्रैक्टिसेस आती हैं, तो कभी ट्रेड एंड कॉमर्स का डेवलपमेंट आता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग रटने के लिए बेवस हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास समझ नहीं होती, क्योंकि हमने पढ़ा तो है लेकिन उसको समझा नहीं है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बिना समझे हुए जो पढ़ाई की जा रही है वह व्यर्थ है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, बिना किसी समय का इंतजार किए हुए, जया किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारे बीच टॉपिक आ रहा है वो है विलेज। विलेज के बाद अगर हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो स्थान होगा, ठीक है, टाउन्स का। फिर हम लोग अगला जो पॉइंट चर्चा करेंगे वो है ट्रेड का। तो अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम आती है कि भारत में विलेज का विकास कैसे होता। भारत ही नहीं करिए आप, बल्कि आप कह सकते हैं कि दुनिया में जो गांव हैं उन गांवों का विकास कैसे होता है। तो देखिए, अगर हम गांवों के विकास की बात करें तो आपके सामने एक इमेज उभर के आ रही है, क्लियर। और आप देख रहे हैं कि यह क्या है। तो आप कहेंगे कि सर ये तो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। और अफ्रीका महाद्वीप में एक देश को दिखाया जा रहा है और वो है जिम्बाब्वे। अब देखो, ये जो जिम्बाब्वे की हम बात करने जा रहे हैं, ये क्यों करने जा रहे हैं। तो देखो, जो मानवीय सभ्यता उत्पन्न होती है, ये मानवीय सभ्यता का उद्गम स्थल अफ्रीका है, क्लियर। और यहीं से ये सभ्यता दुनिया के देशों में पहुंचती है। तो अब हमको ये देखना है कि अफ्रीका में जो जिम्बाब्वे है वहां पर कैसे ये सभ्यता आती है। तो आप देखो, आप देख रहे हो कि जिम्बाब्वे के घने जंगलों में हमारे जो पूर्वज थे वो निवास करते थे। और आप जानते हो ना कि हमारी उत्पत्ति जो होती है वो किससे होती है। तो आप कहोगे कि सर वो मानव सम से होती है। मानव सम मतलब मानव नहीं, मानव के समान, क्लियर। और इस मानव श्रम को हम अंग्रेजी में होमोनिड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो होमोनिड्स हैं ये कहाँ रह रहे हैं, घने जंगलों में रह रहे हैं। वहां पर ये क्या खाते हैं, तो कह रहा है कि पत्तियां खाते हैं, फल खाते हैं, ठीक है। और ये हंट कर रहे हैं एनिमल्स को, ठीक है। और एनिमल्स फ्रूट्स और पत्तियों को खा करके ही ये अपने जीवन का निर्वहन करते थे। देखिए, लेकिन अब ये जो पत्तियां खा रहे हैं ये कैसी पत्तियां खा रहे हैं। तो आप कहोगे कि सर सीधे कच्ची पत्तियां खा रहे हैं। फ्रूट उनके सभी कच्चे हैं, गोश्त भी इनका कच्चा है, ठीक है। लेकिन आप याद रखना कि एक दौरे जमाना आएगा जब इनका आग से परिचय होगा। और जब आग से इनका परिचय होगा तो आग से परिचित होने वाला जो पहला मानव है वो है नियंडरथल, ठीक है। और नियंडरथल मानव का जो युग है वो क्या है। तो आपको आगे चलकर हम स्टोन एज पढ़ेंगे। तो उस स्टोन एज के अंतर्गत हम लोग डिवाइड करेंगे कि स्टोन एज को हम लोग तीन भागों में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से, एक पेलियोलिथिक, दूसरा मेजोलिथिक और तीसरा नियोलिथिक। तो जब हम पेलियोलिथिक पढ़ना शुरू करते हैं तो अपने अध्ययन के लिए उसे तीन भागों में बांट देते हैं। ये जो तीन भाग में बांटे गए हैं वो इसलिए बांटे जाते हैं क्योंकि उनकी प्रकृति चेंज करती है। तो पेलियोलिथिक में एक तो होता है लोअर पेलियोलिथिक, दूसरा होता है, ठीक है, मीजियो पेलियो लिथिक, ठीक है।
तो जो मध्यपुरा पाषाण युग जिसे हिंदी में कहते हैं, उसी युग में मनुष्य ने आँख से अपना मतलब परिचय प्राप्त किया और अपने फूड को उन्होंने सेक करके खाना भी शुरू कर दिया था। ठीक है? तो यहाँ आपने देखा कि ये हमारे पूर्वज जब इन जंगलों में रहते थे, तो जंगलों में अगर आप ध्यान दें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो पत्तियाँ हैं, ये बहुत ऊपर हो गई। जो फल है, फल भी बहुत ऊपर हो गए, ठीक है? और ऐसी स्थितियों में हंटिंग भी मुश्किल हो गई, क्योंकि जानवर अब क्या करते थे, हमारे पूर्वजों को या होमिनिड्स को देख करके भाग जाया करते थे। तो ऐसी स्थिति में जब इनका जीवन मुश्किल हुआ, तो इन्होंने जंगलों से बाहर जब दूर को देखा, तो दूर क्या था? मैदान था। और इस मैदान में उन्होंने क्या देखा कि यहाँ मैदानों में तो जो फल हैं और पत्तियां हैं, ये बहुत नीचे हैं। यहाँ पर जीवन बड़ा आसान है। तो इस आसान जीवन के कारण ये जंगलों से निकल करके मैदानों में आ रहे हैं। और देखिए ये लिखा है केम टू द प्लेन। ठीक है, ये जंगल के अंदर दिखाया जा रहा है और जंगल से ये निकल करके ये मैदानों में आ रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि सभी लोग तो आए नहीं, कुछ लोग तो जंगलों में रह गए। ठीक है, आप कहेंगे कि सर आज भी गोरिल्ला और चिंपैंजी ठीक है आज भी जंगलों में ही रहते हैं। क्लियर? अब ये जो मैदानों में आए, तो मैदानों में आने से इनके लाइफ में बड़ा चेंज हो रहा है और वो आधुनिक जो हमारा रूप और रंग है, ठीक है, कद और काठी है, ये मैदानों में आने के कारण ही हो रही है। ठीक है, अब आप आगे चलो, तो आगे आप देखोगे कि सर जब ये मैदानों में आ गए, तो क्या परिवर्तन हो रहा है इनके लाइफ में? तो देखो इनके लाइफ में पहला परिवर्तन ये हो रहा है कि बड़ा क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और जलवायु परिवर्तन में आप देखोगे कि पुनः मैदानों में जो पेड़ थे वो सूख रहे हैं, उनकी जो पत्तियां हैं वो गायब हो रही हैं, फल गायब हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में जीवन को जीने के लिए अनेक चुनौतियों का इनको सामना करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो देखो जब इनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा, तो इनको अपनी रीढ़ की हड्डी पर सीधा खड़ा होकर के चलने के लिए प्रयास करना पड़ा, क्योंकि अब वो चौपाए रह करके इस स्थान पर नहीं जा सकते थे। ठीक है, और बार बार रीढ़ की हड्डियों पे दबाव डालने के कारण ये स्ट्रेट हो गए। क्लियर? और जब ये स्ट्रेट हुए, तो आप देख रहे हो एक तो आपके बीच में आ रहा है क्लाइमेट चेंज। मतलब जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, उसमें आप देखिए पहले क्या था और अब क्या था। पहले आप देख रहे हो कि यह एकदम हरा भरा है, नीचे भी घास हैं, फल हैं, फूल हैं, ये सब आपको दिख रहे होंगे। लेकिन जब दूर देखोगे, तो आप पाओगे कि सर यहाँ तो लगता है कि जैसे सब कुछ घास मर चुकी है और पेड़ भी लगभग सूख चुके हैं। फिर आप ये देखो, ये क्लाइमेटिक चेंज के बाद जो बायोलॉजिकल चेंज इनकी लाइफ में हो रहा है, वो क्या हो रहा है? देखो पहले ये वाले इमेज को देखो, तो ये लग रहा है कि इसने अपने हाथ को अभी अभी उठाया है। उसके बाद आप देखो ये और स्ट्रेट हो रहा है, उसके बाद ये और स्ट्रेट हो रहा है। फिर इसके बाद यहाँ आप देखोगे, इस डायग्राम को अगर आप देखो, तो आपके हाथों में देखिएगा कि इसने अपने हाथों में क्या रखा है, कुछ लकड़ी टाइप का उपकरण रखा है या पत्थर टाइप का उपकरण रखा है। यही जो मानो है, इसी को कहते हैं होमो हैबिलस। होमो हैबिलस यही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसने अपने हाथों को स्वतंत्र प्रयोग करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और इसके बाद आप ये देखो लकड़ी के डंडों का प्रयोग कर रहा है। तो आप याद रखिएगा कि मानो क्या है, स्वभावता क्या है मानो, तो आप कहोगे कि सर सोलटरी है, पुअर है, नेस्टी है एंड बारबेरियन है। मतलब उसका संहार में ज्यादा उसका इंटरेस्ट होता है। और संहार के लिए सबसे पहले आप याद रखना, उसने पत्थर का प्रयोग नहीं किया है, सबसे पहले तो उसने लकड़ी के डंडों का प्रयोग किया है। इसके बाद आप ये देखो, ये कंप्लीट खड़ा हो चुका है। और ये जो मानव आया, यही क्रोमैग्नन मानव है। ठीक है, मतलब आप ये देख रहे हो, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद ये होमो हैबिलस आ गया। ठीक है, निएंडरथल, होमो हैबिलस और ये सब होते हुए इस रूप में आ गया। और क्रोमैग्नन जो मानव है ना, उसका जो विकसित रूप है, वो विकसित रूप क्या है? आप कहेंगे कि सर हम हैं,
बुद्धिमानो हैं या होमो सेपियंस है। अब ये हमने एक शब्द कहा बुद्धिमानो, आखिर हमारे पूर्वजों में बुद्धि कहाँ से आई? तो आप कहोगे कि सर संगत से आई, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पर खड़ा होने से हमारी मादाओं पर एक बड़ा असर पड़ा। क्या? वो बच्चे को अब गर्भ में डेवलप होने से पहले ही क्या करती थी? बाहर कर देती थी। ठीक है। और जब वो अनडेवलप्ड रूप में हमारे बीच में आता है, तो ऐसी स्थिति में जो माँ की ममता है उस अपने न्यू इन्फेंट से अलग नहीं हो पाती। फिर अपने सीने से चिपटा करके उसे रखने के लिए, ठीक है, जो बेहोशी आती है, उसी बेहोशी से हमारे बचपन का लेसन शुरू होता है। इसीलिए किसी ने कहा था कि अ चाइल्ड लर्न हिज फर्स्ट लेसन इन केस ऑफ मदर। ठीक है। एक बच्चा अपने जीवन की जो पहली अ, सीख सीख उत्पन्न होती है, जीवन की जो पहली उसकी पाठशाला है, वो है माँ की का चुंबन और पिता का प्यार। ठीक है। अब देखो, ये कह रहा है कि आवर अर्ली एंसेस्टर्स आल्सो बिगन टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू स्मॉल ग्रुप। अब देखो, क्लाइमेट चेंज हो गया, बायोलॉजिकल चेंज हो गया। ठीक है। जब क्लाइमेट चेंज हो गया, तो क्लाइमेट चेंज होने से बायोलॉजिकल चेंज तो हमने आपको बता दिया। अब क्लाइमेट चेंज होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखो, जो मैमथ लाइक बड़े बड़े पशु थे, वो पशु अब गायब हो गए। ठीक है ना। और उनका स्थान छोटे छोटे पशुओं ने ले लिया। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब इन छोटे छोटे पशुओं को पालने वाला व्यक्ति अब वो बड़ी बड़ी समुदाय में नहीं रहेगा। अब वो किस में रहेगा? तो आप कहोगे सर छोटे छोटे समूह में रहेगा। और इसी छोटे समूह में रहने के कारण जो है वो क्या करेगा? ठीक है, रिश्ते नाते का भी इसके अंदर विकास हो जाएगा। ठीक है। और आप याद रखिएगा, इसका मतलब ये है कि मनुष्य सबसे पहले पशुपालन शुरू कर देता है क्लाइमेटिक चेंज की मजबूरियों के कारण। अब ये देखिए, इसके बाद क्या आ रहा है? इसके बाद, ठीक है, पशुओं से तो वो छोटे छोटे जानवरों का शिकार तो करता ही करता है, इसके साथ जो अन्न है, ग्रेन है, वो जंगलों से इकट्ठा करता है। ठीक है। और जंगलों से इकट्ठा करने के बाद, ये देखिए, एंसेस्टर ब्रॉट सीड फ्रॉम फॉरेस्ट। और जब उन्होंने जंगलों से इस सीड को अपने खाने के लाया, तो उसी समय कुछ ऐसे सीड थे जिन्होंने आर्द्रता पाने के बाद क्या किया? ग्रो कर गए। और ग्रो करने के बाद उन्होंने सीख लिया खेती-बाड़ी। ठीक है। अब ये देखिए, ये जंगली उत्पाद, गेहूं क्या है? जंगली उत्पाद ही तो रहा, हमने तो बनाया नहीं है ना, वो तो जंगलों में ही था ना। जौ क्या है? जंगली है ना। तो अब इन्होंने क्या किया कि जंगलों से इसे चुना, और जंगलों से चुनकर ये मैदानों में आए, और मैदानों में देखा कि ये तो भाई लहलहाती हुई फसलें बन रही हैं। ठीक है। अब देखिए, जब उन्होंने देखा कि भाई हमारे जो प्लेन्स हैं इसमें बोने से, ठीक है, हमें जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, तब इन्होंने क्या किया कि अब ये इसी अपने खेती के पास, ठीक है, रहने लगे। क्यों रहने लगे? क्योंकि इस खेत की सिंचाई करना जरूरी था। क्लियर? और इस खेत को जानवरों से रखवाली करना जरूरी था। और यही सोच क्या करती है? ठीक है, हमारे पूर्वजों में सेटल्ड लाइफ को जन्म देती है। और जैसे ही व्यक्ति सेटल्ड लाइफ या स्थिर जीवन में आता है, विश्वास करने लगता है, ठीक है, या रहने लगता है, वैसे ही वो विलेज का निर्माण कर देता है। ठीक है। मैं सोचता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ चुका होगा कि हम गांव से में कैसे बदले, हम गांव में कैसे आए, हमारे यहाँ गांव की संरचना कैसे बनी। अब इसके बाद अगर हम बात करें आपसे, तो ठीक है, बहुत लंबे समय तक लोग गांव में रहे हैं। क्लियर? लेकिन गांव में रहने के बाद एक खास बात आप देख रहे हो। ठीक है। वो क्या दिखा रहा है आपके बीच में? आप कहोगे कि सर ये तो कुछ लोहे का उपकरण दिखा रहा है। तो लगभग 3000 साल पहले, ठीक है, मनुष्य लोहे के प्रयोग को जान चुका था। और लोहे का प्रयोग उसने जब खेतों में किया, तो आप देखोगे कि खेतों में उसे भरपूर अनाज मिला। और जब भरपूर अनाज मिला, तब आप देखोगे मतलब अतिरिक्त उत्पादन होगा। और जैसे ही अतिरिक्त उत्पादन आएगा, तो वैसे ही संघर्ष उत्पन्न हो जाएगा।
क्योंकि वह पहला व्यक्ति जिसने जमीन के किसी टुकड़े पर कब्जा किया होगा और उसने कहा होगा कि यह मेरा है, यह तेरा है, तो यहीं से तेरा और मेरा का प्रश्न भी शुरू हुआ होगा। ठीक है, और तेरे और मेरे के प्रश्न ने क्या किया, ठीक है, लोगों को विवश किया था, क्योंकि खून के छींटे जब गिरते हैं तो व्यक्ति के पास और कुछ नहीं, केवल एक निराशा, और निराशा में एक आशा उत्पन्न होती है। ठीक है, क्लियर। तो यही आशा का नाम है, आप कहेंगे ये गांव का मठाधीश, जिसे हम लोग क्या कहते हैं गांव के इस मठाधीश को, तो आप कहोगे कि जमींदार। ठीक है, अब ये इसके पास क्या है, इसके पास जमीन ज्यादा है। ठीक है, और इसके पास जमीन क्यों ज्यादा हुई, क्योंकि इसके घर में लाठी ज्यादा थी, मतलब लड़के ज्यादा थे, और इन्होंने क्या किया, जमीनों पर बलात् कब्जा करना शुरू कर दिया। और इसी के साथ, ठीक है, ये गांव के जमींदारों की छोटी छोटी जो जमींदार हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि जमींदारों के उद्भव की जो प्रक्रिया शुरू होती है, वही यहाँ से यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो गांव के जमींदार हैं, इनको हम लोग कहते क्या क्या है। तो देखिए अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखें और साउथ इंडिया में देखें, तो नॉर्थ इंडिया में इन्हें ग्राम प्रधान या ग्राम भोजक कहा जाता है, और साउथ इंडिया में इन्हें बेल्लालर के नाम से जाना जाता है। क्लियर। तो आपने यहां तक तो ये समझ लिया कि गांव कैसे बना। अब आप ये देख रहे हैं कि कैसे गांव पर एक संस्था का विकास हो रहा है, ठीक है, एक सिस्टम का विकास हो रहा है। अब ये जो सिस्टम है कैसे राज्य में बदलेगा, कैसे नगरों में बदलेगा, हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं आपके बीच। आप इसे ध्यान देखिए। देखिए अगर हम दूसरे पॉइंट पर आए, तो आप यहां देखेंगे कि जो उत्तर भारत का जो ग्राम प्रधान है, ठीक है, उसकी ये इमेज दिखाई जा रही है। और इस इमेज में आप क्या देख रहे हैं, इस इमेज में आप एक चीज देख रहे हैं कि इसके अंदर ये लोग नीचे बैठे हुए हैं और ये खड़े हुए लोग हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि द पीपुल हु वर्कड ऑन देयर लैंड्स वेर कॉल्ड लेबरर्स। तो जो लोग इस ग्राम प्रधान की जमीन पर काम करते थे, उन्हें मजदूर कहा जाता था। और इन्हीं मजदूरों के दौर में, मालिक और गुलाम के इस दौर में, ठीक है, वर्ण और कास्ट सिस्टम की भी उत्पत्ति हो ही जाती है। ठीक है, अब कैसे होती है वो हम लोग बाद में देखेंगे। अब ये देखिए अगर आप देखें दक्षिण भारत को, तो दक्षिण भारत में जो उत्तर भारत का जमींदार है ना, या ग्राम प्रधान है ना, यही दक्षिण भारत में आकर बेल्लालर के नाम से जाना जाता है। अब ये देखो इसकी जो भूमि है, ये जो ग्राम प्रधान या ग्राम भोजक है, या आप कह सकते हैं कि एक छोटा जमींदार है, उसकी जमीन पे कार्य करने वाले लोगों को मजदूर कहा जाता था। लेकिन जो बेल्लालर्स हैं दक्षिण भारत में, उनकी जमीन पर कार्य करने वाले लोगों को बेल्लार और कडेसियर के नाम से जाना जाता था। क्लियर। अब आप आगे देखें तो आगे आपको एक चीज और देखने को मिलेगी, और वो क्या है कि देखिए इस ग्राम प्रधान को या ग्राम भोजक को और इस बेल्लार को, ठीक है, एक राइट्स मिल गया। और वो राइट्स क्या है, देखो ये पुलिस व्यवस्था को दिखा रहा है, ठीक है, और ये न्याय व्यवस्था को दिखा रहा है। ठीक है, क्लियर। तो अंग्रेजों के आने से पहले, ठीक है, ये प्रक्रिया कब शुरू हो रही है। आप कहोगे कि सर ये प्रक्रिया तो न्यूलिथिक एज की है। सर कौन सी प्रक्रिया, ये जो प्रक्रियाएं हैं, लेकिन जब अंग्रेज आए हैं तब तक ये व्यवस्था चलती ही रही। ठीक है, क्योंकि आप ध्यान रखें कि पूरे एंसेंट इंडिया में इनको पूरे राइट्स मिले रहे। मुस्लिम काल में जो इस्लामिक दौर आया, पूरे उसमें ये रहे। ठीक है, और ये पुलिस और न्याय का कार्य करते रहे। लेकिन जब अंग्रेज आते हैं तो इनको जो है, इनसे ये पूरे राइट से छीन लिए जाते हैं, और इनको भी अधीन बना दिया जाता है, किसके, कानून के अधीन बना दिया जाता है, और रूल ऑफ लॉ लागू होता है, इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, और जो इनके द्वारा स्थापित की गई विशेष व्यवस्थाएं थी जिसमें विषमता उत्पन्न होती थी, वो सभी समाप्त कर दी गई। अब एक चीज आपने यहां पर समझ लिया होगा कि जमींदारी का कॉन्सेप्ट कैसे आया, ग्राम संरचना में जमींदारी का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा। ठीक है,
अब देखो ये जो जमींदार बन गए छोटे छोटे, ये जमींदार कैसे ताकतवर होते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि इनके गांव से या इनके क्षेत्र से जब कोई रास्ता निकलता था, ठीक है, तो ये रास्ते पर क्या करते थे, रुकावटें उत्पन्न करते थे और व्यापारियों से, ठीक है, वसूली करके, ठीक है, अपने खजाने को भरते थे। और इस प्रकार से टैक्स का कॉन्सेप्ट भी यहीं से उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ट्रेड कैसे शुरू होता है, ठीक है। लेकिन इस ट्रेड को हम लोग दूसरे दिन देखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाने के कारण आपके लिए एक मुश्किल होगी, ठीक है। थैंक यू। ग्रेट गुड डे।